जब महसूस हुआ कि मुक्ति का मार्ग पीएचडी के राजमार्ग से ही गुजरता है, तब हमने भी तय कर लिया कि बस अब तो पीएचडी कर ही लेनी चाहिए। जब जनता की श्रेणी तृतीय श्रेणी प्राप्त हुई तो राजमार्ग के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। जो फर्स्ट क्लास है अथवा सेकंड क्लास है, वे कोई ना कोई शॉर्टकट मार लेते हैं और नौकरी बनाम मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। पर अपने सामने तो लाचारी का दरिया लहरा रहा था। लाचारी का दरिया लहराता है बेशुमार, बतर्ज इश्क का दरिया लहराता है बेशुमार। सूफी संतों की भांति हमने भी गुरु सुआ जेहि पथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। के वजन पर गुरु वही जो डिग्री देवे, बिन गुरु शिष्य आज का रोवे। के आधार पर गुरु जी का नाम स्मरण कीर्तन भजन सभी कर गुरु जी के चरणों में शीश नवा दिया। शायद उस दिन गुरुदेव की कुंडलिनी जागृत थी, यानी के पैंट में से चड्डी के सूत्र दिखाई दे रहे थे। यतः उन्होंने रजिस्ट्रेशन का तीर मारकर हमें दीक्षित कर लिया। जल्दी ही शोध प्रबंध की रूपरेखा बनी, यानी कि पीएचडी रूपी सिंघल द्वीप की राजकुमारी से मिलने के लिए व्यूह रचना तथा नक्शा तैयार किया गया। गुरुजी धीरे धीरे मार्ग की बाधाएं, माया रूपी राक्षसों का भय आदि समझा रहे थे, पर हम आश्वस्त थे। जब गुरु साथ हो तो भय काहे का, प्यार किया तो डरना क्या, की गीत पंक्ति बार बार होठों पर आ रही थी। पर गुरुदेव नाराज न हो इसलिए हम उसे दबाए हुए थे और धीरे धीरे गुनगुना रहे थे। गुरु सुआ जेई पंत दिखावा। गुरु जी होठों ही होठों में मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे थे, अच्छा बेटा ठहरो, सब थोड़े ही दिनों में समझ में आ जाएगा। रिसर्च वर्क शुरू हुआ। गुरुजी की आज्ञा से पराई औरतों को ताकने झांकने की तरह हमने भी पराई थीसिसें देखनी शुरू कर दी और जहाँ कुछ जचा आहिस्ते से शब्द बदलकर उसका उपयोग अपने शोध प्रबंध में कर लिया। यहाँ पराई औरत और थीसिस में थोड़ा सा अंतर होता है। पराई औरत पसंद आने पर भी केवल जीभ चटकारी जा सकती है, पर पीएचडी में एक सुविधा यह है कि पराई थीसिस को पराई समझने का व्यामोह त्यागना पड़ता है, उसे अपने ही समझना पड़ता है और युगबोध, आधुनिकता, समसामयिकता तथा कलाबोध के नाम पर बूढ़ शर्ट के कॉलर या बटन की तरह शब्दों में हेर फेर कर उसे नया रूप देना पड़ता है। जब हमने पहला चैप्टर पूरा किया तो गुरुजी अति प्रसन्न हुए। पहली बार हमें उन्होंने अपने पैसों से चाय पिलाई। इसके पहले हम उन्हें कम से कम 50 बार भोग चढ़ा चुके थे। हमने चनामृत में ही संतोष कर लिया। बोले, कार्य तो अच्छा है पर जरा धीरे धीरे करो। तुम्हारी कट शैली से हम अत्यधिक प्रसन्न हैं, पर यदि इतनी जल्दी कार्य करोगे तो लोग तुम पर हम पर शक करेंगे। धीरे धीरे काम करो। उनकी मुद्रा गंभीर हो गई। थोड़ा रुक कर वे आगे बोले, सुनो, जो 2 साल में पीएचडी कर लेता है वो फिसड्डी होता है, पर जो इसमें 5-6 साल लगाता है वास्तव में उसी के काम की कद्र होती है। पीएचडी साधना है, बड़ी भारी साधना है। उसे छिछला मत बनाओ, नहीं तो केवल कीचड़ हाथ आएगा। हम गुरुजी के चरणों में गिर पड़े। हमने कहा, गुरुदेव क्षमा करें, फिर भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। गुरुजी आश्वस्त हुए। उन्होंने अपनी धोती कुछ इस तरह कसी कि कहीं मैं उनकी धोती से छटक न जाऊं। फिर किछ साधना प्रश्न प्रारंभ हुई। पहले अध्याय के लिए तो बहुत से सहयोगियों से सहयोग मिल गया था। कैची ने भी सुविधा प्रदान की थी, गोंद ने भी सहयोग दिया था, पर दुर्भाग्य से दूसरे चैप्टर के लिए कहीं कोई सामग्री नहीं, कहीं कोई दिशा नहीं। आंखों से बरसात की झड़ी और नागमती की तरह मैं अकेला, अंधकार, केवल अंधकार। रोते रोते गुरुजी के मिलन स्थान कॉफी हाउस में पहुंचा और व्यथा बतलाई। गुरुजी मुस्कुरा दिए, कहा, चिंता मत करो, अभी तुम्हें सामग्री के स्रोत बतला देते हैं। मैं प्रसन्न हूँ कि तुम्हें पीएचडी के मार्ग की विहरता का आज अनुभव होने लगा है। लो चाय पियो। मैंने चाय पी और गुरुजी जब तक जेब में हाथ डाल रहे तब तक मैंने बिल चुका दिया। यह भी एक रहस्य है कि जब तक मैं बिल चुका ना दूं तब तक गुरुजी का हाथ जेब में ही रहता है, जैसे भीतर ही भीतर सुमिरीनी फेर रहे हो। फिर यहाँ वहाँ की बातें हुई। बातों में 2 घंटे बीत गए। मैं लगातार सोचता रहा कि अब गुरुजी चैप्टर के बारे में बोलेंगे कि अब सामग्री का स्रोत बतलाएंगे,
पर ऐसा लगता था कि गुरुजी लौकिक जगत में थे ही नहीं। उन्हें फिर से पार्थिव जगत में लाने के लिए कई झट मगही पान के 2 बढ़िया बीरे बनवाकर श्रद्धा से उन्हें दिए। जब जब गुरुजी आध्यात्मिक लोक में पहुंचकर ध्यानस्थ हो जाते हैं, तब तक मगही पान की औषधि मिलने पर ही वे इस लोक में पूर्ण अवतरण करते हैं। जब चेतना में लौटे, तब हमने गुरुजी की ओर देखा और मन ही मन कहा, केशव कहीं न जाए का कही वो। उन्होंने कहा, तो लिखो, मैं प्रेरणा स्रोत बतलाता हूँ। तुम ना तो बीच में कुछ बोलना और ना कोई प्रश्न पूछना। मैं मुग्ध भाव से तैयार हो गया। पर यह क्या? गुरुजी का पान से लाल चेहरा पीला पड़ने लगा, जैसे तेज तंबाकू लग गई हो। फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोले, देखो, इसके लिए तुम्हें इलाहाबाद, दिल्ली और पटना जाना पड़ेगा। ऐसा करो, फिलहाल तुम इस चैप्टर को छोड़ दो। मैं कहूँ कि मैं जाने को तैयार हूँ, इससे पहले ही वे मृग चर्म पर से उठ खड़े हुए बोले, मुझे अभी एकेडमिक काउंसिल की बैठक में जाना है। जाओ, तीसरा चैप्टर लिख कर लाओ। फिर रुक कर बोले, ऐसा करो, दूसरे चैप्टर को तुम निकाल दो और तीसरे चैप्टर को ही दूसरा और बना लो। मैंने साहस कर कहा, पर गुरुदेव, मैं इलाहाबाद, दिल्ली तथा पटना जाने को तैयार हूँ। आप बस पता बता दीजिए, क्यों दूसरे चैप्टर को छोड़ा जाए। गुरुदेव मेरे प्रस्ताव से पल भर को सहम गए। फिर गुस्से में बोला, तुम्हें काम करना है या इलाहाबाद, दिल्ली, पटना घूमना है? यदि तुम्हें घूमना घामना ही है तो पीएचडी करने का बहाना क्यों बनाते हो? चले जाओ यहाँ से। ऐसे निकम्मे छात्र के लिए मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है। हमने उनके पाँव छूकर उनसे माफ़ी मांगी। तब कहीं जाकर उनका गुस्सा कम हुआ। वे आशीर्वादात्मक मुद्रा मुस्कुराने लगे। घर आकर हमने पहला काम यह किया कि दूसरे चैप्टर को शहीद कर दिया, या यूँ कहिए कि गुरुजी के नाम पर हलाल कर दिया, और तीसरे को ही दूसरा बना लिया, गोया हम दो हमारे दो। अगला चैप्टर हमने जम कर लिखा। हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी सभी साहित्य धाराओं से आचमन कर 101 बार गुरुदेव का स्मरण कर सभी देवताओं को प्रणाम कर चैप्टर को हम गुरुजी के पास ले गए। चैप्टर देखकर गुरुजी चिहुक पड़े। 112 पेज लिख डाले और हमसे पूछा तक नहीं। सच बात तो यह थी कि पूछने का मन होने पर भी हमने उनसे इस बारे में कभी कोई चर्चा नहीं की। हमें यह डर लग रहा था कि इस बार कहीं कुछ पूछेंगे तो अब की बार वे हमें लंदन, न्यूयॉर्क, मॉस्को जाने का सुझाव दे देंगे। इसलिए हम पहले से ही सतर्क थे और न पूछने का महान अपराध कर बैठे थे। पर जवाब तो देना ही था। मैंने कह दिया, गुरुजी, मैंने सोचा कि आपने उस दिन जो डिस्कस किया था वही पर्याप्त है। आपको और ज़्यादा कष्ट देना मैंने उचित नहीं समझा। अच्छा, हाँ हाँ, वे गोभी के फूल की तरह विहस पड़े। अरे, मैं तो भूल ही गया था कि तुमने इस बारे में मुझसे मार्गदर्शन ले लिया था। उन्होंने अध्याय में 1-2 संशोधन कर दिए। उदाहरण स्वरूप, जैसा मैंने लिखा था कि राम महान थे, उन्होंने इसे सुधार कर लिख दिया, राम बड़े महान थे। फिर एकाएक जैसे उन्हें कोई बात याद आ गई। उन्होंने कहा, टेलर के पास से अब तक पप्पू का शर्ट नहीं आया है। उस तरफ कभी जाओ तो ले आना। उस तरफ जाने का सवाल ही नहीं था। 5 स्वयं उसी तरफ मुड़ गए। शायद डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, अन्यथा वे ऐसा क्यों लिखते? मैं न गया था तुम्हारे द्वार, पथ ही मुड़ गया था। जब मैं टेलर के पास पहुंचा तो उसने कहा, साहब कमीज तो 15 दिनों से तैयार पड़ी है, ले जाइए। फिर उसने पूछा, पैसे आप देंगे या डॉक्टर साहब? मैंने कहा, मुझसे ही ले लो। कितने हुए? उसने 80 का बिल थमा दिया। बिल देखकर मैं चौंक गया। मुझे इतनी अधिक महंगी सिलाई का अंदाज न था। मैंने पूछा, क्यों भाई, एक कमीज का सिलाई इतनी ज़्यादा? उसने कहा, साहब इसमें कपड़े के दाम भी शामिल है। गुरुजी ने पहले हमें अब शैली सिखाई और फिर उसी दाव से चित्त कर दिया। इसी तरह कितने ही नदी नाले पार कर हम आखिरी चैप्टर तक पहुंच गए, और बस ऐसा समझे कि इस तरह किश्ती फंसी तूफान में डूब जाना ही किनारा हो गया। गुरुजी को चैप्टर्स पसंद नहीं आ रहे थे। किसी में शैली ठीक नहीं थी, किसी में सामग्री कम थी, किसी में भाषा का मजाव कम था। मैं सूफी संप्रदाय के राजकुमार की तरह अच्छी से अच्छी सामग्री सिंगल द्वीप की पीएचडी पदवी रूपी राजकुमारी को पाने के लिए प्रस्तुत कर रहा था।
पर गुरु बनाम सुआ प्रतिकूलता के नाम पर उसे बार बार बाधित कर देते थे। 6 वर्षों का लंबा समय गुजर गया था, मैं भीतर ही भीतर इस प्रबंध प्रसंग से उबने लगा था। सो कुछ समय के लिए चुप्पी साध ली। गुरु जी के दर्शन को भी नहीं गया, पर मरता क्या न करता। एक दिन मन मारकर मैं गुरु जी के घर पहुंचा। पता चला कि वे बाहर गए हुए हैं और 2 सप्ताह बाद आएंगे, पर मेरे लिए निर्देश छोड़ गए थे कि उन्होंने सभी चैप्टर्स चेक कर लिए हैं और प्रबंध जमा कराने की अन्य औपचारिकताएं मैं पूरी कर लूं। मैं प्रसन्नचित्त से सारे चैप्टर्स उठा लाया और सहज जिज्ञासावश देखना चाहा कि गुरुजी ने कहाँ कहाँ क्या क्या परिवर्तन किए हैं। देखने पर पता चला कि कबीर दास की तरह मेरे शोध प्रबंध की चदरिया भी ज्यों की त्यों बेदाग थी। आज मेरी मौखिकी है। विशेषज्ञ एवं गुरुजी टेबल की एक तरफ बैठे हैं और मैं दूसरी तरफ। चाय नाश्ते का दौर चल रहा है। विशेषज्ञ ने प्रश्न पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? घर में कौन कौन है? क्या काम करते हो? मैं बड़े विनम्र भाव से उनकी हर जिज्ञासा का उत्तर दे रहा था। इतने में गुरुजी ने भोजन का प्रस्ताव रखा। विशेषज्ञ ने स्वीकृति दी। अच्छे महंगे होटल में खाना खाया गया। एक मोटी रकम का बिल मैंने चुपचाप अदा कर दिया। फिर उन्हें कुछ खरीदारी करनी थी। गुरुजी ने मुझे उनके साथ कर दिया और स्वयं विभाग में लौट गए। मैं टैक्सी में विशेषज्ञ महोदय को यहाँ वहाँ ले जाकर खरीदारी कराता रहा। लगभग 4 बजे हम लोग विभाग में लौटे तो देखा कि गुरुदेव जाने की तैयारी में है। मैंने गुरुजी को धीरे से मौखिकी की याद दिलाई, पर विशेषज्ञ ने भाप लिया और बोले, बेटे, हिंदुस्तान के उद्दंड विद्वान के अंतर्गत तुमने पीएचडी की है। थीसिस में हर जगह इनकी विद्वता की छाप दिखाई देती है। क्या लूँ तुम्हारी मौखिकी। मैं तुम्हें और तुम्हारे गुरुजी दोनों को बधाई देता हूँ। फिर गुरुदेव से उन्होंने पूछा, भाई साहब, टीएडीए का बिल फॉर्म तैयार है क्या? गुरुदेव ने हंसते हुए फॉर्म निकाला, उनके हस्ताक्षर लिए और रकम थमा दी। फिर मुझसे बोले, अच्छा, अब हम लोग जाएंगे, तुम्हें ढेर सारी बधाइयाँ। वे लोग चले गए। मैं भी अपनी 6 वर्षीय साधना के इस नाटकीय परिणाम से कुछ कुछ परेशान, कुछ कुछ प्रसन्न उन्हें जाते हुए देखता रह गया।